हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एडिंगटन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडिंगटन नामक एक छोटे मेक्सिकन शहर में बने एक डेटा सेंटर के बीच से एक भिखारी गुजर रहा है। भिखारी सबको कोसते हुए अंदर घुस जाता है। इस बीच हम एडिंगटन के शेरिफ जो को एक यूट्यूब वीडियो देखते हुए पाते हैं, जिसमें वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक जोड़े में से केवल एक साथी बच्चा चाहता है तो गर्भधारण का दर्द कितना कष्टकारी होता है। जो बच्चा चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी लुइस इसके लिए तैयार नहीं थी। दो अधिकारी आकर जो से कहते हैं कि उन्हें मास्क पहनना होगा क्योंकि ये नियम है। जो मना कर देते हैं क्योंकि एक अधिकारी ने अपना मास्क नाक के नीचे पहना हुआ था। वे शहर के बाहर के मूल अमेरिकी यानी नेटिव अमेरिकन अधिकारी थे, जो शहर की सीमा के भीतर काम नहीं कर सकते थे। जो को शहर में एक हमले की खबर मिलती है, इसलिए वो अधिकारियों से उलझते नहीं हैं और मास्क पहन लेते हैं। वो दुकान की ओर चल देते हैं। तभी एरिक और ब्रैन नाम के दो लड़के शहर में रहने वाली सारा नाम की एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देख रहे थे। एरिक शहर के मेयर टैड का बेटा था। जो आगे बढ़कर दुकान से बाहर निकले, तभी उन्होंने देखा कि टैड अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। जो ने उन्हें बाहर बुलाया तो टैड ने कहा कि तुम्हें उस भिखारी को यहाँ से भगाना होगा, वो काफ़ी समय से बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर जो ने कहा कि कोरोना के समय तुम्हें ऐसी मीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तब टैड ने कहा कि मैं शहर का मेयर हूँ और शहर के लिए काम करता हूँ। जब दोनों बहस कर रहे थे, तभी भिखारी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया और शराब पीने लगा। जो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भिखारी जो के ऊपर खांसने लगा और उन्हें मारने के बाद वहां से चला गया। जो को इस बात का बहुत दुख हुआ। रात में जब जो अपने घर आए तो उनकी सास डेनी उनसे मिली, जो कोरोना को अमेरिका की साजिश मानकर घर में रहने के कारण चिंतित थीं। वीडियो देखते समय जो अपनी पत्नी लुइस से मिले, जिसने पूरा दिन अजीब गुड़िया बनाने में बिताया था। जो ने उन्हें भिखारी के बारे में बताया और उसके लिए कुछ करना चाहा क्योंकि वो बहुत गरीब था। जो ने लुइस से कहा कि उसकी नई गुड़िया बहुत सुंदर है, लेकिन असल में वो सिर्फ पसंद करने का नाटक कर रहे थे। रात में जो ने लुइस को चूमा और बच्चे के लिए कोशिश करनी चाही, लेकिन लुइस ने मना कर दिया क्योंकि उसका अपना बचपन का सदमा यानी ट्रॉमा था। जो मान गए। अगले दिन जो ने उठकर अपने पंप का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें अस्थमा था। फिर वो लुइस और डेनी से मिले। वे तीनों तैयारी कर रहे थे, जहां डेनी लुइस को बता रही थी कि कैसे सरकार कोरोना के नाम पर बहुत सारा पैसा लूट रही है और ये उनकी पुरानी योजना थी, जिसमें चीन भी शामिल था। कुछ समय बाद जो शहर में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बुजुर्ग को बिना मास्क के दुकान में घुसने नहीं दे रहा है। जो ने कहा कि आप इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकते। फिर जो आगे बढ़े और उस आदमी को अंदर भेज दिया, जबकि जो खुद बिना मास्क के थे। वो लाइन में खड़े हुए और कुछ देर बाद अंदर चले गए। वहां मौजूद हर कोई भ्रमित हो गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। जो ने अस्थमा का बहाना बनाकर समझाया कि वो क्यों नहीं पहन सकते। जो ने देखा कि गार्ड ने उस आदमी को फिर से बाहर निकाल दिया है। फिर गार्ड जो के पास आया और उन्हें मास्क पहनने के लिए मजबूर किया। जो ने कहा, मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है और मुझे अस्थमा है, जिससे मास्क पहनने में असहजता होती है। टैड आए और गार्ड को भगा दिया। टैड ने तब दूसरों की सुरक्षा के लिए जो से मास्क पहनने को कहा। जो ने उन्हें नज़रअंदाज किया और नाराज़ हो गए क्योंकि वो टैड को पसंद नहीं करते थे। उनकी एक पुरानी कहानी थी जो हमें बाद में पता चलेगी। जो ने टैड से नया नियम बनाने को कहा कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा। फिर टैड ने जो को चले जाने को कहा। जो बाहर आए और उस दूसरे आदमी का समर्थन किया। वो बहुत खुश हुआ और जो के साथ एक फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी और कहा, जो एडिंगटन में एक अच्छे इंसान हैं। पोस्ट देखने के बाद जो बहुत खुश हुए और लाइव आकर सबको बताया कि उन्हें अस्थमा है और कई लोगों को ऐसी ही समस्या है जिसके कारण वे मास्क नहीं पहन सकते। उन्होंने कहा कि इतनी खराब स्थिति में सबको एक दूसरे को समझना चाहिए और मदद करनी चाहिए और मास्क न पहनना हर किसी की व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने घोषणा की कि वो अब मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और सबको उनके अधिकार देंगे।
लुइस ये बयान सुनकर हैरान रह गई। जो ऑफिस आए और अपने दो सहयोगियों टॉम और माइके से अभियान के लिए सुझाव मांगे, जिस पर वे दोनों सहमत हो गए। जो एक बोर्ड पर मेयर बनने के तरीकों के बारे में लिख रहे थे। टैड ने जो को बुलाया और पूछा कि वो क्या चाहते हैं। टैड ने दुकान में चिल्लाने के लिए जो से माफ़ी मांगी और कहा कि वो केवल लोगों को बचाना चाहते हैं। जो ने कहा, मुझे और बताओ। टैड ने पूछा, क्या आपने पहले अपने लोगों से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के बारे में बात की है? जो ने उत्तर दिया, मैं खुद इन चीज़ों को संभालूंगा। उनके बीच बहस शुरू हुई और जो ने कहा, आप अपना ऑफिस नहीं संभाल सकते, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने की सोचें भी मत, आप कुछ नहीं जानते। जो ने कहा, मैं आपसे कहीं बेहतर इंसान हूं, इसलिए हम मतदाताओं पर छोड़ देंगे कि वे किसे वोट देते हैं। टैड ने कहा, आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो चले गए। कुछ समय बाद टैड का अन्य राजनेताओं के साथ एडिंगटन पहुंचने का कार्यक्रम था। वे एक सौर परियोजना के बारे में बात कर रहे थे जो उनके शहर में महत्वपूर्ण विकास ला सकती थी। टैड के सहायक ने तब उन्हें जो के बजाय डेटा सेंटर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। टैड ने कहा, मुझे उसकी पत्नी से डर लगता है क्योंकि हमने कई साल पहले डेट किया था, इसलिए हम झगड़ रहे हैं। तब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि वो और उसकी माँ पूरी तरह पागल थे। हमारे ब्रेकअप के 6 महीने बाद वो गर्भवती हो गई। सबको लगा कि बच्चा मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किसका है। टैड का बेटा एरिक जा रहा था। टैड ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? एरिक ने कहा, मैं शहर के मेले में जा रहा हूँ। टैड ने कोरोना वायरस के कारण उसे जाने से मना किया, लेकिन एरिक नाराज हो गया क्योंकि उसके दोस्त का जन्मदिन था। हमने टैड का एक पारिवारिक वीडियो देखा जहां उनके बेटे और पत्नी ने कई साल पहले उन्हें छोड़ दिया था और वे टूट गए थे, लेकिन पूरे शहर ने उनका समर्थन किया था। इसी कारण पिता ने इतनी मेहनत की थी और शहर के सबको ऊंचाइयों पर ले गए थे। वो शहर में डेटा सेंटर और सौर परियोजना जैसे प्रोजेक्ट लाना चाहते थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे। जो और उनकी टीम ने स्टेशन पर ये देखा और उनके अभियान के लिए कुछ करने का फैसला किया। जब रात हुई, एरिक और ब्रान शहर में शराब पी रहे थे। उन्होंने वहां सारा को देखा। ब्रान ने सारा से दोस्ती की और वे शराब पीने लगे, इसलिए सारा उनके ग्रुप में शामिल हो गई। लेकिन वहां ब्रान ने देखा कि एरिक की सारा से ज्यादा दोस्ती हो गई है और वो अमीर था, इसलिए उसने सोचा कि सारा उसके पास जाएगी। वहां सारा की दोस्त ने ब्रान को सारा के पूर्व प्रेमी माइके के बारे में बताया, जो के अधीन काम करने वाला एक अश्वेत अधिकारी था। फिर सारा ने सबको अपने ब्लैक लाइव्स मैटर ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा क्योंकि वे अगले दिन मार्च करने वाले थे। रात होने तक जो घर वापस आए और देखा कि डैनी और लुइस दोनों गायब थे। फिर उन्हें अपने लैपटॉप पर एक ऐसे समुदाय के बारे में पता चला जो लापता बच्चों को ट्रैक करता है। उनका नेता ऑस्टिन था। वे विभिन्न शहरों में घूमते थे और वर्तमान में उनके शहर के पास थे। सुबह डैनी और लुइस वापस आए। जो लुइस से बात करने गए, लेकिन जो के मेयर पद पर खड़े होने से लुइस नाराज थी। उसने उन्हें अपने कमरे में घुसने नहीं दिया। जो को अपना अभियान शुरू करना था, इसलिए वो चले गए और कहा कि वे डिनर पर बात करेंगे। कुछ समय बाद जो ने पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए। वो अपनी कार पर भी पोस्टर लगाकर शहर भर में घूम रहे थे और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील करते हुए भाषण दे रहे थे। फिर वो एरिक से मिले, जिसने कहा, मेरे पिता को हराने से पहले अपनी पत्नी से पूछो कि मेरे पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर जो बहुत नाराज हुए। वहां उन्होंने बहुत से बच्चों को देखा, जिनमें सारा और अन्य बच्चे ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर श्वेत थे। वे कहने लगे कि अधिकारी अश्वेतों को मार रहे हैं। माइके ने कहा, सारा यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वे दोनों अपनी कार में चले गए। जो थाने गए और उन्हें समर्थन देने वालों को मुफ्त नाश्ता दिया। इसके बाद उन्होंने अगले दिन के अखबार में चरमपंथी आतंकवादी समूहों के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया जो सरकार का विरोध करते हुए विभिन्न शहरों में तांडव मचा रहे थे। इस बीच सारा ने ब्रायन से दोस्ती कर ली और उसे और लोगों को भर्ती करने के लिए कहा। ब्रायन मान गया, लेकिन वो रात को घर लौटकर अपने माता पिता से कहने लगा कि श्वेत लोग हमेशा गलत होते हैं और वे कैसे अश्वेतों के साथ भेदभाव और अन्याय करते हैं। उसके माता पिता समझ गए कि उनका बच्चा बहकावे में आ गया है। जो ने घर पर रात का खाना बनाया था, लेकिन रात 12 बजे तक कोई नहीं आया। डैनी और लुइस ऑस्टिन के साथ आए। जो जब जागे तो लुइस ने मैसेज करना भूल जाने के लिए माफ़ी मांगी। जो ऑस्टिन से मिले और उसके लोगों से सबको मिलवाया। ऑस्टिन अंदर आया और उसने लुइस की गुड़िया देखी जो उसे बहुत पसंद आई। उन गुड़ियों को देखकर लुइस अंदर से टूट गई। ऑस्टिन ने ये कहना शुरू किया। ऑस्टिन ने जो के पिता की एक तस्वीर भी देखी। डैनी ने उसे बताया था कि वो शहर के एक सम्मानित व्यक्ति थे और 7 साल पहले उनकी मृत्यु के बाद जो को उनकी नौकरी मिली। ऑस्टिन जो से मिलकर बहुत खुश था। वो वापस आया और जो को अपने बारे में बताने लगा।
कई साल पहले जब वो छोटा था, उसके पिता ने उसे अन्य बच्चों के साथ अमीर लोगों को बेच दिया था। वे उन्हें अलग अलग देशों में ले गए, उन्हें नग्न किया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन ऑस्टिन उनके पास से भाग निकला। जो ने अन्य बच्चों के बारे में पूछा और लुइस को लगा कि ऑस्टिन की कहानी उसे झूठी लग रही थी। ऑस्टिन ने कहा कि अन्य बच्चे भाग नहीं पाए। जो ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। लुइस ने कहा, नहीं, तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारा बचपन में शोषण नहीं हुआ। ऑस्टिन ने कहा कि हम सब के साथ कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। उसके दोस्त सहमत थे और लुइस को ऐसे लोगों पर गुस्सा आ गया। उसने स्वीकार किया कि बचपन में उसका शोषण हुआ था। वो इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। फिर भी लुइस ऐसे घिनौने लोगों के साथ प्रताड़ित होती रही। कुछ देर बाद जो ने देखा कि लुइस ऑस्टिन को गले लगाकर विदा कर रही है। वे जा रहे थे। जो इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए। रात में जो ने लुइस से पूछा कि क्या टेड ने बचपन में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि शहर में ऐसी अफवाहें थीं। लुइस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो ने टेड के बारे में अपना मन बना लिया था। रात में वो रील देख रहे थे और उन्होंने देखा कि एक चरमपंथी समूह के आतंकवादी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। सुबह जो को पता चलता है कि कई लोग ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिससे वो परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे अपने अभियान पर काम करना होगा। इसके बाद वो टॉम और माइक से मिलता है, जो उसके बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे। इससे जो को गुस्सा आ जाता है। वे तीनों सबको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई शांत होने को तैयार नहीं था। जो एरिक और सारा के पास जाता है, जो इस घटना का नेतृत्व कर रहे थे, और वे पुलिस पर दोष मढ़ने लगते हैं। जो उन्हें शांत होने के लिए कहता है। इसके परिणाम उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। एक भिखारी कोविड-19 से संक्रमित होने का झूठा नाटक करके सबको धमकी दे रहा था, और सारा माइक को उनके साथ शामिल होने के लिए कहती है। माइक तब कहता है कि पुलिस बुरी नहीं है, लेकिन सारा और अन्य लड़के माइक से उनके साथ शामिल होने का अनुरोध करने लगते हैं, लेकिन माइक उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। जो और एरिक तब टेड और जो की पत्नियों के नाम को लेकर बहस करते हैं। जब घटनाएं घटने लगती हैं तो जो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे समर्थन देने वाले कुछ लोग आए थे। टॉम जो के लिए एक लाइव प्रसारण की व्यवस्था करता है। जो वहां सबकी ओर देखते हुए समझाने लगा कि कोरोना वायरस के कारण बाहर के लोग बहुत परेशान हैं और उनका शरीर पूरी तरह से असंतुलित है। इसका मुख्य कारण टैड है, क्योंकि वो पुलिस को काम नहीं करने देता। वो बहुत बुरा आदमी है। कई साल पहले टैड ने अपनी पत्नी के साथ मात्र 16 साल की उम्र में बलात्कार और प्रताड़ना की थी और उसे गर्भपात करने के लिए मजबूर किया था। इसी वजह से उसने सभी को सावधानी से सोचने और सही व्यक्ति को वोट देने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब सब सामने से लौट रहे थे, एरिक ने ब्रान को सारा को चूमते हुए एक तस्वीर भेजी। ब्रान का दिल टूट गया। तब तक माइक शहर से बहुत दूर जंगल में शूटिंग का अभ्यास कर रहा था। ब्रान वही तस्वीर माइक को फॉरवर्ड करता है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस रात जब जो घर आता है तो वो लुइस को एक बैग लेकर घर के बाहर देखता है। ऑस्टिन वहां आता है। लुइस उसके साथ जाने लगती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस ऑस्टिन के साथ उसके ट्रक में चली जाती है। अगली सुबह जो घर पर बहुत परेशान था। वो डैनी को गुस्से में देखता है, क्योंकि लुइस ने ऑनलाइन अपने उत्पीड़क के नाम का खुलासा कर दिया था। जो तब उसे फेसबुक पर फोन करता है, लेकिन लुइस एक वीडियो देखती हैं जिसमें लुइस कहती हैं, कल मेरे पति ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। टैड ने मुझे कभी गाली नहीं दी और मेरे पिता ने वास्तव में मुझे गाली नहीं दी, और ये मेरा निजी जीवन है। जो को टॉम का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि टैड के घर के पास से शोर की शिकायत आ रही है। इससे जो और भी नाराज हो गए। जो टैड के घर पहुंचे जहां एक पार्टी चल रही थी और लुइस का वीडियो भी लाइव दिखाया जा रहा था। जो ने पहले टीवी बंद कर दिया, फिर म्यूजिक केबल निकालकर उसे बंद कर दिया। टैड की चले जाने के बाद उन्होंने फिर से म्यूजिक चालू कर दिया। फिर जो वापस आए, केबल हटा दी और फिर से म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ा दिया। जो उन पर चिल्लाए, लेकिन टैड ने उन्हें लगातार 2 बार थप्पड़ मारे। इससे जो टूट गए। गहरा दुख महसूस करते हुए घटनास्थल से चले गए और जो शहर वापस आ गए। बार का दरवाज़ा टूट गया था। जो ने देखा कि भिखारी ने इसे फिर से तोड़ दिया है और सबको ड्रिंक्स देना और कोरोना देना चाहता था। इससे जो क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे वहीं गोली मार दी। फिर डेस्परेट मॉर्गन की तरह उन्होंने शव को एक प्लास्टिक बैग में भरकर पानी में फेंक दिया। रात तक टैड घर पर थे और उन्होंने एरिक से पूछा, तुम्हारे साथ पार्टी में आई वो लड़की कौन है? उसका पर्स अभी भी यहीं है, उन्होंने कहा। वहीं पर टैड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एरिक अपने पिता को देखने बाहर आया और उसे भी गोली मार दी गई।
जो ने दूर से एक स्नाइपर से ये गोलियां चलाई थीं। जो ने बंदूक और गोलियों के खोखे रख लिए थे। वो घर वापस आए और टैड का एक पदक लेकर उस पर एक संदेश उकेरने लगे, जिसके बारे में हमें बाद में और पता चलेगा। लौटते समय जो लुइस से बात करने गए थे, उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन लुइस ने फ़ोन बंद कर दिया था। जो अपनी पत्नी को खोजने जाने का बहाना बनाकर शहर छोड़कर चले गए और रास्ते में उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया। सुबह जो सीधे टैड के घर वापस आए। उन्होंने टॉम को बाहर देखा और टॉम ने उनसे कहा, सर, अब कोई भी आपको मेयर बनने से नहीं रोक पाएगा क्योंकि टैड मर चुका है। हमारे पास यहाँ मूल अमेरिकी पुलिस है, उसने कहा। फिर उन्होंने दूर से ब्रांड को देखा जो घूम रहा था। जो हैरान रह गए। फिर जो ने वहाँ मूल अमेरिकी अधिकारियों को देखा। वो घर वापस आए और शव देखा। पहाड़ी की तरफ से गोलियां चलाई गई थीं, जो मूल अमेरिकी इलाका था। इसी वजह से पुलिस भी शामिल थी। फिर वे घर पर चिल्लाए, न्याय नहीं तो शांति नहीं। एक चरमपंथी आतंकवादी समूह की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। अधिकारी डैन ने आकर टैड और एरिक की गोलीबारी के बारे में चर्चा शुरू की। डैन ने समझाया कि ये मूल अमेरिकी अधिकारियों की ओर से आया है। जो अनुमान लगाने लगे कि पहली गोली कैसे चलाई गई थी। उन्हें सारा का पर्स और पहचान पत्र भी मिला। उन्होंने सारा से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वो उनके ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के कारण उन्हें पहले से जानते थे। जो ने सारा से घटना के बारे में पूछताछ की, ये खुलासा करते हुए कि सारा पार्टी में थी और उन्होंने उसे वहां देखा था। सारा ने कहा, एरिक केवल मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके घर गई थी। कुछ समय बाद जो मीडिया के पास गए और सबको बताया कि टैड की हत्या सरकार से बदला लेने के लिए एक चरमपंथी आतंकवादी समूह ने की है और वो निश्चित रूप से उनसे बदला लेंगे, क्योंकि टैड शहर के एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो उनके समूह को ढूंढकर नष्ट कर देंगे। ये खबर तब असली चरमपंथी आतंकवादियों तक पहुंच गई, जिससे उनकी योजना का खुलासा हो गया। उन्होंने इसे देखा और फिर वे सच में बहुत नाराज हो गए। रात तक जो लुइस के साथ अपनी पुरानी शादी के वीडियो याद कर रहे थे। सुबह वो डैनी से मिले। डैनी ने कहा, लुइस ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ने उत्तर दिया, वो मेरा जोखिम नहीं ले रही है। कुछ देर बाद जो शर्मिंदा होकर वापस आए। उन्हें अब टैड की हत्या के लिए किसी पर दोष मढ़ना था ताकि वो मामला बंद कर सकें। डैन जो पर संदेह होने के कारण उन पर नज़र रखने लगा। फिर उसने जो की कार के टायरों की फोटो लेना शुरू कर दिया। तभी ब्रैनन आकर जो से मिला। ब्रायन ने उसे बताया कि एरिक और सारा किस कर रहे थे और उसने वो फोटो माइके को भेज दी है, जिसे माइके ने पहले सारा के साथ डेट किया था। जो कुछ देर के लिए चले गए और जो ने टॉम को इस बारे में बताया। उनका मानना था कि माइके ने शायद एरिक की हत्या की है, क्योंकि वो एक अच्छा निशानेबाज था और जंगल में अभ्यास करता था। टॉम तब जो की कहानी पर विश्वास कर लेता है। फिर वे दोनों माइके से इस बारे में बात करते हैं, उसे उसके फ़ोन पर फोटो दिखाकर सफाई देने को कहते हैं। माइके ने कहा, मुझे सारा की परवाह नहीं है, क्योंकि हमने केवल कुछ दिनों के लिए डेट किया था और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। टॉम ने कहा, एरिक की हत्या से पहले तुम्हें ये फोटो मिली थी। जो ने आरोप लगाया कि माइके सारा को डेट कर रहा था, जबकि वो उससे 18 साल छोटी थी। तभी टॉम ने माइके की कार में एक स्नाइपर देखा, जिसे माइके रोजाना अभ्यास के लिए ले जाता था। उन दोनों ने इसके लिए माइके पर आरोप लगाया। डैन आकर कार की जांच की, जिसमें मेयर का पदक मिला। फिर उन्होंने माइके को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। डैन ने तब बोर्ड पर हाथ से लिखे शब्द देखे, जो वो टैड के घर ले जाता था। उसने फ़ोन से फ़ोन की तुलना की और चला गया। जो ने उसका पीछा किया। जो ने देखा कि डैन उसके घर की ओर दौड़ रहा है। जो को अपने कोविड-19 परिणाम के बारे में एक संदेश मिला था, लेकिन जो ने उसे चेक नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोविड-19 है। जो ने घर में कैमरे चेक किए और देखा कि डैन उसके घर में बंदूक ढूंढ रहा है और इसीलिए डैन उस पर चिल्ला रहा है। ठीक तभी जो को टॉम का फ़ोन आया कि पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। जो थाने वापस आए और उन्हें आतंकवादी हमले के बारे में पता चला, जहां उन्होंने सारे सबूत जला दिए थे और माइके को लेकर भाग गए थे। इससे जो क्रोधित हो गए। वो शहर में अपनी कार में माइके को ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने जलते हुए तीरों वाला एक संदेश देखा, जहां आतंकवादियों ने जो को शहर से बाहर निकाल दिया था। जो तेजी से जंगल में गाड़ी चलाकर गए और एक दूर दराज के इलाके में टॉम और माइके को देखा। टॉम ने पहले ही माइके को ढूंढ लिया था और जो वहां उनके पास गए। टॉम ने जो से मदद मांगी। माइके डर गया। जो ने ऊपर एक ड्रोन देखा जो उन पर नजर रख रहा था।
उन दोनों ने मायके से कानून के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। हालांकि मायके ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने बात की तो उन्हें मार दिया जाएगा। उसने दावा किया कि आतंकवादियों ने ही ये किया है। टॉम उसके पास गया, लेकिन मायके ने मना कर दिया। एक बड़ा विस्फोट हुआ और पेट्रोल से आग के निशान बनने लगे। केवल जो बचा था। जो ने निशानों को देखा और समझ गए कोई शांति नहीं, यानी असली चरमपंथी। आतंकवादियों ने इस बार एक संदेश भेजा था। जो ने उनके ड्रोन पर हमला किया। ड्रोन वहां से उड़कर पास की एक कार में चला गया। जो ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर कार में मौजूद एक बदमाश ने मशीन गन से जो पर हमला किया। जो घबरा गए और बदमाश उनकी कार में चला गया। जो तब वहां से निकल गए और घर चले गए। जो लुइस को वापस आया देख खुश हुए, लेकिन वास्तव में लुइस वहां नहीं थी, बल्कि उनकी सास डैनी थी। जो ने तब कहा, उन आतंकवादियों ने पिता को मार दिया और अब वे मेरे पीछे पड़े हैं और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो ने डैनी पर पीछे से हमला होते देखा। उन्होंने डैनी को धक्का देकर बचाया और घर से भाग गए। इस बीच बाहर आतंकवादी ने डैन पर हमला कर उसे मार दिया। जो तब पहाड़ी के नीचे दौड़ते हुए चले गए। लंबी दौड़ के बाद जो शहर पहुंचे और गैंगस्टर से बचने के लिए एक हथियारों की दुकान में घुस गए। इसके बाद वो एक मशीन गन और अन्य बड़े हथियार लेकर बाहर निकले। बदले में उन्होंने हर गैंगस्टर को निशाना बनाकर खूब गोलियां चलाईं। जो ने अपनी बंदूक से उन्हें मारना शुरू किया और फिर उनकी गोलियां खत्म हो गईं। तभी एक गैंगस्टर उनके पास आया और जो के सिर में चाकू मार दिया। वो उन्हें गोली मारने ही वाला था, तभी ब्रायन लाइव आया और गैंगस्टर को गोली मार दी। घटना समाप्त हो गई और अब ब्रायन ने जो को बचा लिया, लेकिन जो के सिर में चाकू लगने के कारण वो अपाहिज हो गए। 1 साल बाद ब्रायन शहर और पूरे देश का हीरो बन गया। ब्रायन को एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी और वे हमेशा साथ रहते थे। तब तक जो मेयर बन चुके थे और डैनी अब उनकी जगह शहर चला रही थी। डैनी ने शहर में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें एक डेटा सेंटर और अन्य सौर परियोजनाएं शामिल थीं, जिससे एडिंगटन में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। हमने मायके को भी देखा, जो विस्फोट में बच गया था, और मायके वहां जो का लाइव वीडियो बना रहा था, जहां जो आप पूरा दिन वर्चुअल में बिताते थे। हमें शहर की प्रगति के कई वीडियो भी देखने को मिले। कुछ ही देर बाद डैनी की मुलाकात जो और उसके नौकर से हुई। चैड घर आया था और वे अब टैड के घर में शिफ्ट हो गए थे। डैनी और चैड दिन भर जो की देखभाल करते थे। रात में जो और डैनी टीवी देखते थे और जो बोलने या अभिनय करने में असमर्थ उसे ऑस्टिन के अनुयायियों की संख्या बढ़ने और लुइस के गर्भवती होने का एक वीडियो दिखाते थे। ऑस्टिन के बच्चे की मां बनकर खुश लुइस गहरा दुख महसूस करती थी। रात के समय डैनी आती और जो को बिस्तर पर लेटा देती और वो उसके बगल में सो जाती। चैड आता और उसके कपड़े उतार देता और डैनी को गले लगाकर सो जाता। उसी रात हम मायके को शहर के बाहर देखते हैं, जो अपनी स्नाइपर से अपना लक्ष्य सटीक कर रहा है। इस शानदार फिल्म का अंत होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।